हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर विजन एकेडमी। आज जो केमिस्ट्री का टॉपिक मैं यहाँ लेने वाला हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें काफ़ी कुछ विजुलाइजेशन और काफ़ी कुछ 3D विजुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जब केमिस्ट्री का ये टॉपिक समझाया जाता है तो इसके अंदर अक्सर जो यूज़ होते हैं वो 2D टूल यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को, स्पेशली वो टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि हमको मॉलिक्यूल दिए होते हैं और उनको हमें समझना होता है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं, उसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है कि एक नॉर्मल तरह की जैसे लाइट होती है हमारे पास में, लाइट के हमारे पास में अलग थेरीज़ हैं, जिसमें कि लाइट का वेव नेचर या फिर लाइट का पार्टिकल नेचर या ड्वेल नेचर की बात की जाती है। मैं एक जनरल बात ये कर रहा हूँ कि लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो हर एक पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। अब जब लाइट के वो पार्टिकल हर एक पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करेंगे और अगर उस लाइट को हम एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको निकोल प्रिज्म कहा जाता है, उसमें से अगर लाइट को हम पास कर दें, ये निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म में एक बीच में एक छोटी सी स्लिट, एक छोटा सा इस तरह का स्लिट सा होता है। इसमें से अगर हम इस लाइट को पास कर दें तो हमको जो लाइट ऑब्टेन होती है वो लाइट PPL या प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है, जिसके अंदर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के सिर्फ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास में जो है ये नॉर्मल लाइट है, जिसमें लाइट का जो पार्टिकल है हर एक पॉसिबल प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। और ये हमारे पास में एक निकोल प्रिज्म है, और इस निकोल प्रिज्म के अंदर से जब इस लाइट को पास करते हैं तो हमको जो लाइट ऑब्टेन होती है वो PPL या प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी स्टिक्स हैं और उसको आपने अलग तरह से पकड़ रखा है, और एक विंडो है और इस विंडो में इस तरह से बार्स लगी हुई हैं। तो अगर इन स्टिक्स को हम इसके अंदर से गुजारते हैं तो वो स्टिक्स जो इस तरह के एंगल्स पर हैं वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगी। वो स्टिक जो कि सिर्फ वर्टिकल है वही इसमें से पास हो पाएंगी। तो ये जो निकोल प्रिज्म है इसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही होता है। तो नॉर्मल लाइट को जब पास किया जाता है एक निकोल प्रिज्म से, हमको PPL ऑब्टेन होती है। ये PPL जो है ये केमिस्ट के पास में एक तरह का टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके केमिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे पता करते हैं उसको समझते हैं। अब कंपाउंड हमारे पास में या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कोई कंपाउंड हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास में कोई कंपाउंड है, इस बीकर में वो कंपाउंड है और इसके अंदर से मैंने जो है वो इस लाइट को पास किया है जिसको हम PPL बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं। या तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका प्लेन जैसा है वैसा ही रहेगा, या फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि इस कंपाउंड का, इस PPL का प्लेन जो होगा वो रोटेट हो जाएगा। ये रोटेशन जो होगा या तो ये रोटेशन इस तरह का क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या फिर ये रोटेशन जो होगा वो कुछ इस तरह का जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं वो होगा। तो वो कंपाउंड जो कि PPL के प्लेन को नहीं घुमा रहा है वो या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। एक और भी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई कंपाउंड PPL के प्लेन को नहीं घुमा रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर जो दो तरह के ऑप्टिकल कंपाउंड D और L होते हैं उनका एक 50-50% मिक्सचर हो, जिसको हम लोग रेसिड्यू मिक्सचर बोलते हैं। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ बात यही कर रहे हैं कि कोई कंपाउंड अगर PPL के प्लेन को घुमा नहीं पाता है तो वो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और वो कंपाउंड जो कि PPL के प्लेन को घुमा पाता है वो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं, कुछ कंपाउंड PPL के प्लेन को इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और कुछ कंपाउंड PPL के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो वो सारे कंपाउंड जो कि PPL के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उनको हम D या प्लस फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और वो सारे कंपाउंड जो कि PPL के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको हम L या माइनस या फिर उनको हम लीवो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। अब किसी मॉलिक्यूल को देख करके ये कैसे पता चलता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कि हमें देखना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कोई कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन एटम है या नहीं है। अब ये कायरल कार्बन एटम क्या होता है? ऐसा कोई भी कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती हैं, ये
ऐसा कोई भी कार्बन आइटम जिसकी चारों वैलेंसी पर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हों जुड़े हुए वो अलग अलग हों। जैसे कि ये मेरे पास में कार्बन आइटम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन पर बी जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर कोई मेरे पास में एटम इस तरह का होता कि जिसमें हर एक पोजीशन पर जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग होते तो वो कायरल होता। तो ये जो कार्बन है ये कायरल है, इस पर इस तरह का स्टेरिक का सिंबल लगा करके इसको शो करते हैं। जबकि ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है। दिस इज अकायरल एंड दिस इज कायरल। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको एक कंपाउंड दिया जाए और ये पूछा जाए वेदर द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, सो यू हैव टू लुक फॉर द कायरल कार्बन एटम। कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज जो हों वो अलग अलग तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ में सेचुरेटेड है। एक और बात यहाँ बीच में मैं बता दूं कि अगर कोई कार्बन एटम हमारे पास में डबल बॉन्डेड है, लाइक हमारे पास में कोई कार्बन एटम इस तरह का है जिसमें इधर जुड़े हुए सारे के सारे ग्रुप अलग है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई O का एटम है, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप है और मान लीजिए यहाँ पर कोई NH2 ग्रुप है। तो देखने में ये लग सकता है कि ये भी कायरल है, बट ये कायरल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से O से जुड़ा हुआ है। तो ये समझ सकते हैं आप कि इसके दोनों बॉन्ड जो है वो O के साथ में है, तो ये कार्बन भी जो रहेगा वो अकायरल कार्बन ही रहेगा। अब क्योंकि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक को हम बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, एक को लीवो रोटेटरी। आगे चल करके एक सिस्टम और भी हम पढ़ेंगे जिसको हम RS सिस्टम या RS नॉमेनक्लेचर भी उसका बोलते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो पहली चीज़ कायरल सेंटर, दूसरी चीज़ हमको देखना पड़ेगी कि उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। अगर वो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में कार्बन आइटम है और यहाँ मेरे पास में लेटेस्ट से ये बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ब्रोमीन आइटम है, यहाँ मेरे पास में क्लोरीन आइटम है, यहाँ कोई छोटा सा हाइड्रोजन आइटम है और मान लीजिए कि यहाँ पर भी मेरे पास में ब्रोमीन आइटम है। ये एक कंपाउंड है, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो मुझे किस तरह से नज़र आएगी। इसकी मिरर इमेज कुछ मुझे इस तरह से नज़र आएगी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन तो इसी तरह से रहेगा, बट ये क्लोरीन इस तरह से पीछे की तरफ होगा, ये ब्रोमीन इस तरह से होगा और ये ब्रोमीन कुछ इस तरह से होगा। ये इस कंपाउंड की एक मिरर इमेज। अगर इस कंपाउंड को मैं A बोलता हूँ और इस कंपाउंड को मैं B बोलता हूँ तो ये कंपाउंड और ये इसकी मिरर इमेज है। हमें देखना ये है कि ये जो मिरर इमेज है हमारे पास में B, क्या ये A के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाती है या नहीं। 2D में अगर मैं इसको दिखाऊँ तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ले लेता हूँ कि ये कंपाउंड तो A है मेरे पास में और ये जो कंपाउंड B है, कंपाउंड को मैं यही रहने देता हूँ, सिर्फ इसको मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग 180 के एंगल पर मैं घुमा लेता हूँ। मुझे इसके अलॉन्ग इसको घुमा लेना है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को इसके अलॉन्ग घुमा लेता हूँ तो ये कंपाउंड मुझे किस तरह का नज़र आएगा घूमने के बाद में। हाइड्रोजन अपनी जगह पर रहेगा, ये जो बॉन्ड है Br का ये घूम करके इस तरफ आ जाएगा, ये Br ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखने में ये लग रहा है कि इसको मैं इस पर रखूँगा तो ये सुपर इम्पोजिशन हो जा रहा है। 3D में भी अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को एक साथ अगर देखूँ तो ये एक्चुअल में 2 डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है जो कि एक दूसरे के ऊपर जिसके सभी आइटम सुपर इम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ से अगर इसको देखने की कोशिश करें तो ग्रे आइटम के ऊपर ग्रे आइटम है जो कि कार्बन है, रेड पर रेड आ रहा है, ग्रीन पर ग्रीन आ रहा है। सभी आइटम एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुपर इम्पोजिशन यहाँ पर हो जा रहा है। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक ही कंपाउंड को 2 अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि हर एक आइटम एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये कार्बन है तो कार्बन के जस्ट नीचे की तरफ जो होगा वो ये कार्बन आ जाएगा। ये क्लोरीन अगर है तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन है, और बाकी यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन है, रेड वाला आइटम ब्रोमीन, तो इस ब्रोमीन इस ब्रोमीन पर आएगा, और ये भी अगर ब्रोमीन है तो ये भी इस ब्रोमीन पर आएगा। तो यहाँ पर जो है ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, और जब कभी भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने एक और आइटम फ्लोरीन का आइटम ले लिया है, और यहाँ पर भी मैंने एक और आइटम फ्लोरीन का आइटम ले लिया है। इस तरह से ये 2 कंपाउंड मेरे पास में है। अब मुझे इसका सुपर इम्पोजिशन चेक करना है। इस कंपाउंड के ऊपर मुझे इस कंपाउंड को रख करके देखना है, क्या मैं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, मुझे ये समझना है। ये 2 कंपाउंड मेरे पास में है।
अब यहाँ पर अगर मैं 3D में इसको करके देखता हूँ तो 3D में बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। मैं इसके लिए एक काम और करता हूँ, मैं ब्रोमीन की जगह क्लोरीन और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेता हूँ ये मैं, और मैं इनको एक बार 3D में देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर हैं तो इनको हमको 3D में ही समझना पड़ेगा। और अब एक बार यहाँ पर हम इनका सुपर इम्पोजिशन जो है वो चेक करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हैं ये। यहाँ पर कार्बन के ऊपर कार्बन तो आ रहा है, वाइट एटम पर वाइट एटम हाइड्रोजन का आ रहा है, येलो एटम पर येलो एटम आ रहा है, बट रेड के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर रेड नहीं आ पा रहा। मतलब रेड पर रेड और ग्रीन पर ग्रीन नहीं आ पा रहा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जब तक मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं रेड के ऊपर रेड नहीं ला सकता, मैं ग्रीन के ऊपर ग्रीन नहीं ला सकता। आप देख सकते हैं ग्रीन के ऊपर रेड है और रेड के ऊपर ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर जो मिरर इमेजेस बन रही हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि ये कंपाउंड जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आप इस तरह के टॉपिक को अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ एट कैरियर विजन एकेडमी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट नीट के लिए हम कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से ही हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी वो इस पर बेस्ड रहेगी, जिसमें कि हम जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगी, हम चीज़ों को 3D में आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से रिटेन कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।